स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। एक बार शुक्रिया। फिर जी। अ, यकीन नहीं हो रहा है। मेरी आंखें धोखा दे रही हैं या मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं जो सुन रहा हूं और जो देख रहा हूं उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भारत में मीडिया का एक हिस्सा, सारा मीडिया तो मैं नहीं कहूंगा, मीडिया का एक हिस्सा इस सदी के सबसे ज्यादा बदनाम व्यक्ति, अमेरिका के सबसे ज्यादा बदनाम व्यक्ति, अमेरिकी राजनीति को, हालांकि अमेरिकी राजनीति कई बार कलंकित हो चुकी है, लेकिन एप्स्टीन ने जिस तरह से कलंकित किया है उस तरीके से किसी और ने कभी कलंकित नहीं किया। लोकतंत्र को जिस जिस तरह से एप्स्टीन ने कलंकित किया है, अमेरिकी लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण लोकतंत्र है दुनिया का, उस तरह लोकतंत्र को कभी कलंकित नहीं किया। उसका बचाव भारत का मीडिया कर रहा है। किस लिए? मोटी समझ में तो केवल यही आता है कि केवल नरेंद्र मोदी की सरकार को बचाने के लिए, और नरेंद्र मोदी के जो लाडले मंत्री हैं हरदीप पुरी, क्यों लाडले हैं ये रहस्य आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ, उनको बचाने के लिए एप्स्टीन की जिंदगी में सकारात्मक पहलू ढूंढे जा रहे हैं कि क्यों आखिरकार हरदीप पुरी को एप्स्टीन से नहीं मिलना चाहिए था। ये क्या हो रहा है विनोद जी? आप तो मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार है मीडिया में, आपको हिंदी मीडिया का भी तजुर्बा है आप अंग्रेजी मीडिया के, लेकिन हिंदी भी आप बहुत खूबसूरत बोलते हैं। और हम लोगों के साथ आपकी अन्योन्य क्रिया होती है, ये इस बात का सबूत है। जी आप बताइए। आपसे आपकी भाषा जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपसे मैं सीखता हूँ और मैं रियाज भी करता हूँ उस भाषा पे। सुबह जब सैर पे निकलता हूँ जी। तो हिंदी पे रियाज करता हूँ। हिंदी में शुरू में मैं लिखता भी था, अब अच्छा छोड़ अच्छा, चुका ये हूँ। मैंने पता हाँ मुझे नहीं पता था। जी हाँ। तो हाँ। लेकिन मैं एक आपको पुरानी एक प्रोवर्ब याद करवाता हूँ हम्म। दैट एटर्नल विजिल इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हम्म। ये कोट जो है ये थॉमस जेफरसन को रॉन्गली एट्रीब्यूट होता है आफ्टर ऑफन। हम्म। ये एक्चुअली जो कोट है ये अमेरिकन एबोलिशनिस्ट हम्म। वेंडल फिलिप का कोट है। हम्म। एबोलिशनिस्ट कौन होते हैं, कौन थे? जो कि कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, जी जी। जो स्लेवरी के खिलाफ लड़ रहे थे जी जी। 19वीं शताब्दी में। हम्म। ये उसका कोट है। हाँ। जो आदमी स्लेवरी के खिलाफ लड़ा हम्म। उसका कोट है एटर्नल विजिल इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हम्म। और हमारा मीडिया ये भूल गया। हम्म। हमको बताया जाता था, हमको पढ़ाया जाता था जब जब नए नए पत्रकार हम बने थे हम्म। कि ये जो कोट है इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आपको फ्रीडम मिला हुआ है हम्म। उसको सुरक्षित रखने के लिए आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये जो अमेरिकन एबोलिशनिस्ट का जो कोट है हम्म। जो कि स्लेवरी के खिलाफ लड़ा, हम्म। वो भूलकर हम्म। नए युग का स्लेव मीडिया पैदा हो रहा है। और हम्म। ये नए युग का स्लेव मीडिया जो है इसको कोई परवाह नहीं है कि किस तरह से उसको अपना फ्रीडम डिफेंड करना है। उसको सरोकार नहीं है फ्रीडम से, हम्म। क्योंकि उसके सामने बड़ा प्रश्न आज के दिन अभय जी सर्वाइवल का है। हम्म। और उसको पता है कि सर्वाइवल आज के जमाने में दंडवत होकर ही सत्ता के सामने मिल सकता है सर्वाइवल। इसलिए सब दंडवत है सत्ता के सामने। अब रही बात आपकी कि भाई ये जो एप्स्टीन है उसका इमेज मेकओवर किया जा रहा है हमारे मीडिया के द्वारा। और क्यों किया जा रहा है इमेज मेकओवर? देखिए ऐसा है, शुरू शुरू में 2014-15 की बात है कि एक संस्था मेरे के प्रति मेरे किसी व्यक्ति ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, एपको वर्ल्ड वाइड। वो जो एपको वर्ल्ड वाइड थी उसकी एक्सपर्टीज क्या है, थी नहीं है वो। उसकी एक्सपर्टीज ये है कि बड़े बड़े ऑटोक्रेट्स को, बड़े बड़े डिक्टेटर्स को इमेज मेकओवर देना है, बदनाम लोगों का छवि बदलना है, बदनाम को आपने सम्मानजनक बनाना है। तो इनकी सर्विसेज आप लीजिए, एपको वर्ल्ड वाइड। और ये सर्विसेज दी गई हमारे देश में भी जी किसी एक महान व्यक्ति के द्वारा। नाम लेने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है, लोग समझ गए होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जो हैं इनके जरिए ही मेकओवर होता है, इमेज मेकओवर। ये जो मीडिया है जो कि वो ग्रेट एबॉलिशनिस्ट की जो सीख है दैट
एटर्नल विजिल इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम, उसको भूल चुका है और जिंदा रहने के लिए हीन से हीन भावना दिलवाने वाले काम भी ये कर रहा है। इनको देखकर हमको शर्म आती है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनको अपने आप पे शर्म नहीं आती है। मैं आपको सच बताऊं, मैं कभी कभी मुझे बहुत डांट पड़ती है कई बार घर में। किससे पड़ सकती है डांट? किसी आदमी के घर में 71 बरस का आदमी हो, उसकी धर्मपत्नी से ही पड़ सकती है। तो मैं आपको सच बताता हूं कि हमारे घर में अलार्म है जो हमको सजग करता है कि आपने ये गलत किया, इस राह पे मत निकलो। और वो अलार्म हमको तारीफ नहीं करता कभी, लेकिन वो जैसे कि रेलगाड़ी चल रही होती है तो उसी, कई बार पुराने जमाने में रेलगाड़ी जब उसी ट्रैक पे हो, या दूसरी ट्रैक पे वो आ रही हो, कोई और ट्रेन आ रही हो, तो पुराने जमाने में पटाखे लगा देते थे। जो गार्ड काम था वो भाग के पटाखे लगाता था ताकि आने वाली गाड़ी जो थी वो सजग हो जाए कि भाई आगे दूसरी एक गाड़ी खड़ी है, धीरे कर लो। ये पटाखे लगाने का जो पुराना ट्रेडिशन था, भारत की मीडिया की गाड़ी में पटाखे लगाने वाले चले गए, और जो हैं भी वो चुप होके बैठे हुए हैं सर्वाइवल के लिए। ये है भारत की सबसे बड़ी विडंबना, भारत के मीडिया की, क्योंकि इसका दाना पानी, इसकी रोटी, इसकी एक्सेस टू पावर, इसकी जो रीच है टू दी ऑडियंस, उसका जो ऑडियंस है, इसके ऑडियंस, देखिए हमने देखा है पत्रकारिता में हिंदुस्तान में हाल ही के बरसों में, अभय जी, some of the best newspapers have been put to death. एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एक किन कारणों से मरे हैं उसमें कई विभिन्न इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मैं हिंदी से शुरू होता हूं। शुरू में मैं कुछ मित्रों से पूछा, भाई मैं कौन सा अखबार पढ़ा करूं हिंदी का, तो मुझे कई लोगों ने सुझाव दिया कि नई दुनिया पढ़ा करो। फिर दूसरे ने कहा कि प्रभात खबर पढ़ना। वहां हमारे आज के तात्कालीन उप चेयरमैन के साथ दोस्ती भी हुई, बड़ा उनका सम्मान था, आज भी है। बड़े अच्छे पत्रकार थे, सोचने वाले व्यक्ति थे। तो नई दुनिया और प्रभात खबर, ये हमको इंट्रोडक्शन मिला कि भाई आप जो हैं इन अखबारों को पढ़िए। ये अखबार कहाँ है आज के दिन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अखबार कहाँ है? दिनमान कहाँ है आज के दिन? स्टेट्समैन कहाँ है आज के दिन? हम यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया में हुआ करते थे, वायर सर्विस थी, तो खबर हमारी जब चलती थी तो अखबार उनको पिकअप करके छापते थे, और वो हर सुबह मॉर्निंग में यूएनआई में ट्रेडिशन थी, इम्पैक्ट रिपोर्ट बनती थी कि जो हमने स्टोरीज लिखी हैं उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, किस अखबार ने छापी है। और वो इम्पैक्ट रिपोर्ट हम लोग बड़ी उत्सुकता से उसका इंतजार करते थे, और सुबह सुबह जब पहुंचते थे दफ्तर तो हमारी मेज पे रखी होती थी टाइट, और अगर हमारी स्टोरी है कोई जम के छपी है तो हमारे जनरल मैनेजर जीजी मीरचंदानी उसका एक बड़ा स्वीट सा नोट, वेल डन, कीप इट अप, साइन जीजी मीरचंदानी, और उसके कुछ दिन बाद कुछ कैश रिवॉर्ड भी मिल जाता था हमको। गरीब पत्रकारों का ये सम्मान अपने संस्था में ऐसे हुआ करता था। हमको तनख्वाहें बड़ी नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे कंधे पे जो थापी लगती थी शाबाशी की, वो हमको चलाती थी। दैट वाज द फ्यूल दैट केप्ट अस गोइंग। वो खत्म है अब, वैसे लोग हैं नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो नई उम्र की नई फसल है, इस फसल की उम्र बहुत कम होगी, इनकी अपनी उम्र लंबी होगी, लेकिन जहां तक इस पौध की जो उम्र है, जो आज की पत्रकारिता की पौध है, उसकी उम्र मुझे लंबी नजर नहीं आती। कारण क्या है? ये एप्स्टीन का इशू इज अ ग्लोबल इशू। इसने इतने बड़े बड़े विकेट गिराए हैं दुनिया में, और हम सुबह अपना दिन का शुभारंभ हम
अमेरिकन टेलीविजन और बीबीसी देख के शुरू करते हैं, CNN और बीबीसी। हम्म, और जब वेस्ट एशिया में थोड़ी गड़बड़ होती है तो अल जजीरा भी देखते हैं। अपने आप को इन्फॉर्म रखने का प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमने देखा है कि वहां पर एप्स्टीन के द्वारा सताई गई महिलाएं जिस तरह से उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनकी जो व्यथा है, द मीडिया इज लेंडिंग एन ईयर टू दैट देयर स्टोरीज। इसको कहते हैं वो मीडिया विद अ ह्यूमन टच। इंडियन मीडिया हैज लॉस्ट द ह्यूमन टच which is so pronounced in the American media's coverage of the saga, the very dark saga that is Epstein. आप बीबीसी देख लीजिए, इनकी टेम्पलेट क्या है भाई हमारे मीडिया की? किसका अनुकरण कर रहे हैं ये? इनका आइडल्स कौन है? इनमें से किसी ने वॉल्टर क्रोंकाइट का नाम सुना है क्या? इन्होंने वो नायाब फिल्में देखी हैं कि जो मीडिया फ्रीडम पे छपी बनी है, हॉलीवुड ने बनाई है, और हम लोग वो देख देख के बड़े हुए हैं। गुड नाइट एंड गुड लक लिखिए, देखिए किसी ने क्या? जी। बंदा लड़ता था, न्यूज एंकर लड़ता था। जब वॉशिंगटन पोस्ट ने वाटरगेट स्कैंडल एक्सपोज किया, अबे जी, तो अकेला था वो। उनकी सबसे बड़ी व्यथा थी वॉशिंगटन पोस्ट की, जो कि आज के दिन जेफ बेजोस ने उसका भी अंत कर दिया, उसका भी बरियल कर दिया, कि वो जो वॉशिंगटन पोस्ट, दैट टाइम इट वाज ओन्ड बाय कैथरीन ग्राहम, और वो वॉशिंगटन पोस्ट जो था, वो जो अकेला, इट वाज प्लोइंग अ लोनली फरो ऑन द वाटरगेट स्कैंडल। क्या था वाटरगेट स्कैंडल? कि इलेक्शन स्ट्रेटेजी डेमोक्रेटिक पार्टी की रिपब्लिकन पार्टी ने चुराई थी, या चुराने की कोशिश की थी। और उस सब चीज की नॉलेज जो निक्सन को थी, उस वक्त तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे। ये कुछ ऐसा ही प्रकरण था जो मिलता जुलता था, जैसे कि ममता बनर्जी वो डॉक्यूमेंट्स लेके भागी थी। उन्होंने भी आरोप लगाया था कि हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी चुरा रहे थे। और उस वक्त मैंने एक ट्वीट भी किया था कि इफ हर चार्जेस आर ट्रू, दैट दिस इज द इंडियन वर्जन ऑफ वाटर, दिस इज द इंडियन वाटरगेट। अगर उसके चार्जेस सही हैं तो वो अलग छोड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां का जो मीडिया है, उसकी जो अहमियत है, उसने जो सीख रखी है, वो लड़ते हैं आज भी डोनाल्ड ट्रंप की टिरनी के खिलाफ। वहां पर जिन को गाली देता है, वो सब उससे लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। They have not submitted to the tyranny of Donald Trump. तो विनोद जी एक बात बताइए, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सिक्काबंद बात कह रहे हैं। नेता विपक्ष जो है राहुल गांधी, वो सदन के बाहर जब पत्रकार उसे घेरते हैं और पत्रकार बार बार एक ही लफ्ज का प्रयोग करते हैं, तो राहुल गांधी पलट के कहते हैं कि ये कोडवर्ड आपको बीजेपी ने दे दिया है। आज का कोडवर्ड क्या यही है? आज क्या आप इसी कोडवर्ड के इर्द गिर्द पूछेंगे? उन्होंने कुछ तो शर्म कीजिए, एक वर्ड के पीछे आप लोग पूरी पत्रकारिता करते रहते हैं। देश को सच्चाई तो बताइए। ये नेता विपक्ष कह रहा है, टेक्निकली जिसकी हैसियत जो ऐसे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम की नकल नहीं है हम लोग, लेकिन अगर ब्रिटिश सिस्टम को हम माने कि हमारा कुछ डेमोक्रेसी का टेम्पलेट है, और है भी, तो वो शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी सदन सब जगह बहुत बहुत बड़ी हैसियत होती है। तो वो विपक्ष कह रहा है। अच्छा, मैं बहुत दिनों से ये कहता रहा हूं कि आजकल मीडिया ने केवल विपक्ष से सवाल पूछने को ही अपना दायित्व मान लिया है। वो सरकार से सवाल पूछती है केवल खाना पूरी के लिए, क्योंकि कुछ सवाल तो पूछना ही है, वरना तो बिल्कुल नाक कट जाएगी। और सारा विपक्ष के पीछे डंडा लेके पड़े हुए हैं। इसी को थोड़ा सा भद्दी भाषा में कहा जाता है कि ये अपोजिशन के लिए सुपारी लिए हुए हैं, और सुपारी इन्हें सत्ता पक्ष ने दी है अपोजिशन के लिए। जी देखिए, ऐसा आपने कहा कि शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है नेता विपक्ष, सच बात है आपकी। और हम कोई नकल नहीं कर रहे ब्रिटिश सिस्टम की। हमने हमारे जो प्रक्रिया है, हमारी जो प्रणाली है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो वही प्रणाली है जो इंग्लैंड में थी। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ फर्क इतना है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी हुई है।
हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल, और बिल्कुल। उनकी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। मेरा ये मानना है आज के दिन अभय जी, दैट देयर इज अ नीड, लीव अलोन the need for a shadow prime minister in the shape of leader of opposition। आज के दिन व्यथा इतनी इतनी प्रॉब्लम हो गई है, मामला इतना संगीन हो गया है कि शायद हमको अब शैडो मीडिया भी चाहिए। वी नीड अ शैडो मीडिया इन अ कंट्री। और मैं किसी के लिए अवमानना करते हुए ये बात नहीं कह रहा हूं। और वो शैडो मीडिया क्या, दैट इज द ऑल्टरनेटिव मीडिया। और मुझे पता है कि एक अखबार कुछ महिलाएं मिलके पाकिस्तान में निकालती थी, कराची से निकलता था, शायद उसका नाम न्यूज़लाइन था, और वो लड़ती थी वहां की निजाम से, वहां की आर्मी रूल से, और वो मैगजीन एक जमाने में लोगों की नंबर 1 चॉइस होती थी। जी, जी। जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अखबार, जैसे कि इमरजेंसी के दौरान जो मुकाम था इंडियन एक्सप्रेस का, बहुत बड़ा मुकाम था, और उस जमाने में पैट्रियट अखबार भी, जो जिसकी नींव शायद अरुणा आसिफ अली वगैरह ने रखी थी, उसमें भी पेज 1 पे ब्लैंक छपा, ब्लैंक स्पेस रहती थी। प्रोटेस्ट करने का तरीका होता था। रवीश कुमार ने जब अपने स्क्रीन को काला दिखाया तो उसका मजाक उड़ाया गया। हमने पैट्रियट की एम्प्टी स्पेस से सीखा लड़ना। और आज के जो लोग हैं, जो पता नहीं कहां से रिक्रूट किए गए हैं, ये सब भरे गए व्हेन टेलीविजन वाज ओपनिंग अप ड्यूरिंग अटल जी's रूल। और इन लोगों को व्यापक स्तर पर नौकरियां दी गई नए टेलीविजन चैनल्स में, और ये नन्हे नन्हे पौधे अब बढ़ के बरगद का पेड़ हो गए। मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन वो उचित नहीं होगा, क्योंकि अ डॉग डजंट बाइट अ डॉग। कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता है। एंड जर्नलिस्ट आर ऑफन कॉल्ड न्यूज हाउंड्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कुत्ता सूंघना भूल गया। इसके ऑल्फैक्टरी सेंसेस नाकामयाब हो गए। ये कुत्ता जो है इस बात को भी भूल गया है कि इसकी लॉयल्टी किसकी तरफ होना चाहिए। इसकी लॉयल्टी एडवर्टाइजर की तरफ होनी चाहिए कि इसकी लॉयल्टी इसकी रीडरशिप के प्रति होनी चाहिए। दिस डॉग हैज इवन फॉरगॉटन दैट इट हैज गॉट मिसप्लेस्ड लॉयल्टीज। आप मुझे बताइए, अ वॉच डॉग, मीडिया इज अ वॉच डॉग which needs to have strong olfactory senses, कि वो सूंघने की शक्ति कि खबर कहां पड़ी है। कहते थे ना कि खबर वो है जिसे कोई कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है। खबर वो नहीं है जो लोग सड़क पे खड़ा होकर बताने की कोशिश कर रहा है। और वो उसको सूंघ के आपको निकालना पड़ता है। लेकिन वो आज के दिन वो प्रथा खत्म कर दी गई। आज के दिन लिखी लिखाई खबर आती है। आज के दिन अखबारों के मैन्युस्क्रिप्ट, किताबों के मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू लेंड योर नेम एंड यू विल बिकम एन ऑथर ओवरनाइट। लिखे लिखाए आपके पास आर्टिकल आ जाएंगे। यू जस्ट हैव टू लेंड योर नेम एंड पब्लिश द आर्टिकल। देखिए, इस हमारे मीडिया जगत में विस्तृत रिफॉर्म्स की जरूरत है। और मैं किसी, आई एम नॉट शोइंग द लाइट टू अदर्स अलोन, because I have also have a lot of light to see myself। मैं कोई बहुत बड़ा अलंबरदार मीडिया का नहीं रहा, लेकिन मैं, there's a limit to which one could accommodate or bow under pressure from authority। आजकल तो पता है, आजकल एक लोली अफसर का फोन आ जाए, एडिटर्स की कुर्सियां हिलनी शुरू हो जाती हैं। नहीं, ये अभी पिछले दिनों चर्चा चल रही थी, जो बाद में पीएमओ में काम करने वाले हिरेन जोशी की बड़ी चर्चा हुई कि रिजाइन हो गया, पता अभी भी हैं। उनके बारे में तो ये कहा जाता था कि वो सवेरे रोज फोन करते हैं चैनल के संपादकों को,
और बताते हैं कि आज की आपकी लाइन ये होगी, उसके हिसाब से सारा काम होता है, उसके हिसाब से सारी जो बहसें कराई जाती थी, ये कहा गया और इसको मीडिया पे भी कई बार कहा गया, हम लोगों ने भी कई बार कहा और बड़े पैमाने पर इसकी चर्चा रही। उसके बाद अब राहुल गांधी नेता विपक्ष कह रहा है कि भाई आपको आज का कोड वर्ड दे दिया गया है, आप आज के कोड वर्ड पे ही सारी बात कर रहे हैं, कुछ तो शर्म कीजिए, ये उन्होंने कहा। देखिए जी। देखिए ताकीद इससे भी मिलती थी कि चर्चा अगर आपने करवानी है तो आपके गेस्ट कौन होने चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये टिपिकल क्लासिक एग्जाम्पल था ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ कंफर्टेबल पब्लिक ओपिनियन थ्रू एन ओबीडियंट मीडिया। ये चॉम्स्की की फॉर्मुलेशंस है, बड़ी अदब से मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूं। और चॉम्स्की का जो काम है इस पे वो सेमिनल वर्क है। अब तो उनका नाम भी बदनाम हुआ है एप्स्टीन फाइल्स में, तस्वीर लेकिन भी आई है उनकी एप्स्टीन के साथ बैठ के बातें करते हुए। हाँ, बातें करते हुए। तो इसमें बड़े बड़े खंबे, बड़े बड़े बुत गिरे हैं। लेकिन मैं एक बात अपने जूनियर कुलीग्स को बताना चाहता हूं कि मीडिया बुत परस्त नहीं होता। मीडिया हैज टू बी एन आइकोनोक्लास्ट। वो बुत शिकन होता है। बुत शिकन होना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि ये मीडिया अगर बुत शिकन नहीं बनेगा और बुत परस्ती रहेगा तो आने वाले वक्तों में ये बुत बन के रह जाएगा। ठीक है। वो बुत जिसको कोई चौराहे पे नहीं लगाएगा, जिसकी कोई पूजा नहीं करेगा। वो बुत जिसको लोग पिछवाड़े में भी नहीं लगाएंगे। ये अब वो बुत है, ये बुत इसको तोड़ के इसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इंडियन मीडिया आज के दिन अपनी मोस्ट प्रिकेरियस स्टेट में है और इसके जीने और मरने का बड़ा प्रश्न है। और इन्होंने फैसला कर लिया है कि जीना तो एक ही तरीके से है कि हमारे पास धन होगा तो उससे हम चलाएंगे अपना संस्थान, और भले ही जो हम काम कर रहे हैं जिसके जरिए वो धन कमा रहे हैं वो which is that is a betrayal to where our originality should be, that is our audience, our constituency or viewership constituency। अच्छा, अभी जो मीडिया की दुर्गति है इसके अंदर एक अभी कुछ घटनाएं होनी शुरू हुई, ये मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने की देन है। 6 महीने में कुछ ऐसे मीडिया के बड़े-बड़े एंकर जो खुलकर जिसको रवीश कुमार ने गोदी मीडिया का नाम दिया था, गोदी मीडिया के बड़े हिस्से थे, जिनमें एक थे अर्णब गोस्वामी, उनका नाम मैं खास तौर से लूंगा, और भी 1-2 नाम उन्हीं हैं जो उनकी हैसियत नहीं है लेकिन उनकी भी अच्छी हैसियत है। उन लोगों ने अपना पुराना सरकार परस्त रवैया या मोदी परस्त या भाजपा परस्त रवैया छोड़कर अचानक उन्होंने एक करवट ली और वो सरकार को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने लगे, जो हर पत्रकार को चाहिए। वो पत्रकार ही क्या, जो सरकार को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने, निंदा करने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब उसका एक क्रिटिकल मानस होना चाहिए उसका वो। तो ये जो घटना घटित हुई इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि ये इन सब चीजों को आज जब हम इसकी रोशनी में देख रहे हैं तो इन बातों को भी एक बार जांच कर लेना उचित। नई चीज नहीं है ये अभय जी, नई चीज नहीं है। हाँ। देखिए जी टीवी का एक चैनल होता था वियॉन, क्वालिटेटिवली मच बेटर देन जी टीवी। जी टीवी कई पॉपुलर चैनल्स पे कुछ एंकर्स हैं जो उनके मालिकों की आंख की शर्म है। उनको फ्रीडम इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये लगे कि हम दोनों पक्षों की बात करते हैं, हम एकतरफा कहीं बिके हुए नहीं है, एकतरफा किसी के समर्थक नहीं है। मैं नाम ले सकता हूं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको नाम आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वो लोग हमारे मित्र हैं और वो लोग आसानी से कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग नहीं हैं। आज भी अगर वो टेलीविजन चैनल्स पर हैं तो इसलिए हैं कि वहां जो चैनल के मालिकान हैं वो आंख की शर्म रख रहे हैं और उस बात के लिए ऑप्शन रख रहे हैं कि कल को अगर कभी सत्ता परिवर्तन होता है तो हम भी बता सकते हैं कि हमने आवाज दबाई नहीं, हमने आवाज उठाई, उसमें मदद की। भले ही वो व्यापक स्तर पे नहीं कर पाए लेकिन जितना हम कर सकते थे हमने किया। ये मुझे स्ट्रेटजी लग रही है आज के दिन।
और यही स्ट्रेटेजी जो है मैं समझता हूं व्यापक होगी धीरे धीरे, क्योंकि ये जो क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स होंगे इन चैनल्स में, अगर उनको ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है, ज्यादा व्यूअरशिप मिल रही है, ज्यादा लाइक्स मिल रही हैं, तो दैट इज द फुटप्रिंट दे आर लुकिंग फॉर, और दैट इज द फुटप्रिंट विच इज गोइंग टू फेच देम मनी इवेंचुअली, क्योंकि ये फुटप्रिंट ही पैसे देता है ना। ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जब डिजिटल मीडिया का जमाना आ गया है और बड़े स्तर पर जो लेगेसी मीडिया है वो भी डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो उनको ये इनोवेशन करना पड़ेगा, ये अपने रवैये में तब्दीली लानी पड़ेगी। तो आपको वही लगता कर है रहे हैं कि वो। आपको लगता है कि उन्हें इन सब लोगों को लग रहा है, अर्नब वगैरह या उस जैसे अर्नब को अगर एक उसके प्रतीक के तौर पे देखा जाए, नुमाइंदे के तौर पे देखा जाए, तो इनमें से कई लोगों को लगने लगा है कि अब अंततः उन्हें पत्रकारिता की असली भूमिका निभानी पड़ेगी, इसलिए वो उधर झुक रहे हैं। देखिए मैं ये मानता हूं, देखिए मैं अर्नब को जानता हूं, और अर्नब एक जमाने में मुझे अपना बड़ा भाई बोलता था और बहुत सी बातें मुझसे सवाल पूछता था और ऑन एयर मेरी तारीफ भी करता था। लेकिन अब मैं उसके चैनल पे नहीं जाता हूं और मैं उससे उसके बारे में कुछ बोलता भी ज्यादा नहीं हूं, लेकिन मैं उसको एक बार कह दिया कि मुझे लगा कि भाई मैं जब आपके शो से बाहर निकला हूं तो आई हैड एन एम्प्टी फीलिंग इन माय स्टमक दैट आई हैव नॉट मेड माय पॉइंट फुली एंड यू हैव नॉट अलाउड मी टू मेक माय पॉइंट फुली। तो वो मेरे घर भी आया और उसने बड़े प्यार से मुझे मनाने की कोशिश की, पर मैंने कहा अर्नब हम दोस्त हैं, हम दोस्त रहेंगे, लेकिन तुम्हारे एडिटोरियल फॉर्मेट में मेरी आवाज की जरूरत भी नहीं है और जगह भी नहीं है। तो तुम अपनी जगह खुश रहो, अपनी जगह खुश रहेंगे, हम तुम्हारे पास सिर्फ पैसे के लिए नहीं आते, हम अपनी बात कहने के लिए भी आते हैं। और यही मुख्य कारण है कि मैं असमर्थ पाता हूं अपने आप को तुम्हारे फॉर्मेट से एसोसिएट करने में। मैं किसी हीन भावना से किसी और ही इज हमें जब भी पर्सनली मिला है उसने बहुत डेफरेंशियली, बहुत प्यार से, इज्जत से मिलता है, वो बात अलग है। बात कर रहे हैं हम प्रिंसिपल की। व्हाट प्रिंसिपल्स शैल बी अप्लाइड फॉर क्रिएटिंग अ मीडिया विच इज फेयर, विच इज बैलेंस्ड, विच इज बायपार्टीसन, which gives equal space to the ruling party, if not equal space to the ruling party, to the opposition, adequate space to the opposition, if not equal space, as equal as the ruling party. देखिए हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं जब सरकारों की जरूरत पड़ती है हर संस्थानों को, और जब खासकर क्रॉस होल्डिंग्स होती हैं। हमारे मीडिया की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि जो ओनरशिप है वहां क्रॉस होल्डिंग्स हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा मीडिया हाउस नहीं है, एक को छोड़ के, आनंद बाजार पत्रिका को छोड़ के, जो सिर्फ इसी बिजनेस में हो। अनेकों जो मीडिया है वो सब दूसरे बिजनेसेस में भी इन्वेस्टेड है। अब एनडीटीवी इज ओन्ड टुडे बाय अडानी, एंड इन्वेस्टमेंट जो हर बड़े चैनल में, टीवी 18 इज ओन्ड बाय अंबानी, आप अंदाजा कीजिए, और जगह भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है बड़ी बड़ी, दिन दोनों ने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा डर क्या है जिसको रोकने की जरूरत है कि देयर कुड बी अ मूवमेंट टुवर्ड्स अ डुओपोली इन द मीडिया फील्ड, कि इवेंचुअली दो ही चैनल्स रहें जो कि उद्योगपतियों के लिए, धन पशुओं के लिए फ्रेंडली चैनल्स हो, उनको एक्सेप्टेबल वो चैनल्स हो। और अगर उनको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा, अगर उनकी सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट इटसेल्फ इज अ बिग एडवर्टाइजर टुडे, तो वो सिर्फ डुओपोली में तब्दील हो जाएगी, बाकी लोग सब खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देयर इज अ नीड फॉर ऑल्टरनेटिव मीडिया, जिसका मुख्य उदाहरण वायर सर्विस है। द वायर एक प्राइम एग्जांपल है उसका। वायर इज एज रिस्पेक्टेबल एज न्यूज लाइन, जो कि वो महिलाएं चलाती थी उधर कराची में। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जरूरत है टू क्रिएट अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अमंग्स द लीडरशिप। देखिए केरला में एक बार जब जैकेट की प्रथा शुरू हुई ना, अखबारों में जैकेट आ गई, मतलब अखबार छुपा के बेचना शुरू कर दिया, मतलब एडवर्टाइजमेंट, जैकेट एडवर्टाइजमेंट है
और उसके अंदर पढ़ने की चीज उसके अंदर है। हम्म, तो एक बड़ा मतलब वहां पर जो कुछ क्लब्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बड़े अखबारों को, मातृभूमि को, मलयालम मनोरमा को, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट रेज करनी शुरू कर दी। हम्म, और फिर उस वक्त की बात है कि उन अखबारों ने दे रीच्ड आउट टू दोज क्लब्स, रीडरशिप क्लब्स, और उनको समझाया कि क्या कारण था इसका, कि क्यों हमको ये करना पड़ रहा है, क्योंकि वायबिलिटी का सवाल है। देखिए, वायबिलिटी मीन्स वीकनेस, द अदर वर्ड फॉर वीकनेस। हमारे देश में बदकिस्मती से है भाई जी, पीपल डोंट वांट टू पे फॉर इंफॉर्मेशन। खबर के लिए, सूचना के लिए लोग पैसा नहीं देना चाहते, खर्चना चाहते। 5 रुपए का अखबार, 7 रुपए का अखबार, दुनिया के किसी कोने में इतने सस्ते अखबार कहीं नहीं मिलते हैं। साउथ एशिया में आप चले जाओ, 15-20 रुपए का अखबार मिलता है, किसी भी कंट्री में आप चले जाओ। और जो अखबार आपके दरवाजे पे डिलीवर होता है, मैं अभी अखबार की बात कर रहा हूँ, टेलीविजन चैनल्स की नहीं, तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 20-25 रुपए से कम नहीं है। तो पर कॉपी जो हम आपको देते हैं, बेचते हैं, उसमें 20 रुपए का नुकसान होता है। तो वो नुकसान की भरपाई कहां से होगी? एडवर्टाइजमेंट से ही होगी, और तो कहीं से हो नहीं सकती। तो दिस इज अ सेल्फ डिफीटिंग बिजनेस मॉडल जो मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया हमारे देश में उसको फॉलो कर रहा है। विनोद जी, इसमें एक आप जो बात कह रहे हैं, ये मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं भी इसी दुनिया में पला बड़ा हूं, मुझे प्रशिक्षण उसी तरह हुआ है, मैं इन सब बातों को जानता हूं। आपने अच्छी तरह उसको रेखांकित किया। देखिए, मोदी जी के सत्ता में आने से पहले भी यही स्थिति थी, वो कोई रेडिकली डिफरेंट स्थिति नहीं थी। तब भी जो अखबार हमारे हाथ में आता था वो बहुत कम पैसों में हम खरीदते थे, और बहुत बड़े पैमाने पर वो उल्टा पिरामिड था, वो विज्ञापनों की दम पे चलता था अखबार। वो तो वो सवाल ये है कि वो क्या चीज बदली जो मोदी से पहले थी और मोदी के बाद हुई। देखिए, ऐसा है, मोदी ने जो मीडिया पर कब्जा किया, मोदी ने जो सब चीज पर कब्जा कर लिया, उससे केवल सवाल मोदी से मीडिया पूछ ही नहीं रहा है कोई सवाल कभी भी। मैं बताता हूं, मोदी के हर मामले में पतली गली से निकल जाने के पीछे ये सबसे बड़ा कारण है कि सारा मीडिया उसकी गिरफ्त में है। देखिए, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं जी, ये हमारी बातचीत अपेक्षा है कि औरों तक भी पहुंचेगी। हाँ, तो बात तो हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, लेकिन सुना हम और लोगों को रहे हैं कि व्यथाएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखिए, पहले एडवर्टाइजमेंट मिलते थे इस बेसिस पे कि इस अखबार की रीच क्या है और ये कहां तक हमारे मैसेज को पहुंचा सकता है, जो हम सौदा बेचना चाहते हैं उसको। हमारी जो टारगेटेड ग्रुप है, जिससे जो हमारा खरीदार ग्रुप है, जो हमारा डिफाइंड हमने को इंगित किया हुआ है, क्या उस तक ये हमारे प्रोडक्ट को ले जा रहा है, उसकी नुमाइश को ले जा रहा है। पहले तो ये होता था। अब एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं ऑन क्विड प्रो को बेसिस, कि आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा आपको तो हमारी ये सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, तो आपको हमारा बंधुआ मजदूर होना पड़ेगा। आपको भूलना पड़ेगा कि अमेरिकन एबोलिशनिस्ट वेंडल फिलिप्स ने क्या समझाया था, भूल जाओ उसको। प्राइस ऑफ लिबर्टी, एटर्नल विजिल इज नॉट द प्राइस ऑफ लिबर्टी। ये हमको सिखाया गया है आजकल के जमाने में। डोंट बी विजिलेंट, बी कंप्लायंट। दिस पावर स्ट्रक्चर wants a compliant media, not a vigilant media. Not vigilant towards its own freedom, not vigilant towards the freedom of people, not vigilant towards the problems of people, and not vigilant on class basis in pushing affirmative action for people. अब आप मुझे बताइए कि ये जो रोज कोटा पे, जात पे चर्चा हो रही है, रोज जात पे, हिंदी के चैनल तो रोज कुछ एक तो एंकर जो हैं वो स्पेशलाइज करते हैं, और जब दूसरी जात का बोल रहा होता है तो हंसते हैं और उनकी प्रॉम्प्टिंग पे और भी हंसते हैं।
और असल में इन लोगों की बातों पे हमको हंसी आती है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उनकी बातों पे हंसेगा, क्योंकि वो अपनी जगहसाई करवा रहे हैं, मीडिया की करवा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो क्विड प्रो को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम आपकी नुमाइश करेंगे, आप हमारी फरमाइश पूरी कीजिए। अब देखिए, एक इसका आप जो बात कह रहे हैं, उसका कितना बड़ा उदाहरण है। जब ऊंची जातियां यूजीसी की इक्विटी नियमावली पर, ऊंची जातियां सड़कों पर बहुत ही आक्रामक और प्रधानमंत्री को गाली देते हुए, गृह मंत्री को गाली देते हुए, उनके चित्रों का अपमान करते हुए कम से कम उत्तर भारत में आंदोलन कर रही थी, उस वक्त ये मीडिया उनको जमकर दिखा रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगा दी नियमावली के ऊपर, तो ऊंची जातियों ने आंदोलन करना बंद कर दिया और मीडिया से ये मुद्दा जादू की तरह गायब हो गया। जबकि हकीकत ये है, जादू की तरह गायब हो गया। एक 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर इसकी चर्चा होना बंद हो गई, जैसे कभी घटना हुई नहीं थी। ये जबकि तथ्य ये है कि सभी विश्वविद्यालयों के परिसरों में और तमाम दूसरी सार्वजनिक जगहों के ऊपर ओबीसी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, उनके संगठन सब जगह आंदोलन कर रहे हैं उस नियमावली के पक्ष में। वो इसलिए प्रतिवेदन दे रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई खबर नहीं छपती उनकी, कोई खबर नहीं दिखाई जाती उनकी। अबे जी, हम लोगों ने एक बार बड़ी परसेप्टिव डिस्कशन की थी और आपका आभार है उसके लिए, क्योंकि आपने हमें कुछ बात कही और आपने एकदम से पकड़ ली। हमने चर्चा की थी एक बार आप ही के शो में, फरीद जकारिया का एक फॉर्मुलेशन, दैट वी आर लिविंग इन अ पोस्ट रेफरी एज। ये पोस्ट रेफरी एज है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज जस्टिस नहीं भाषण देता है, कहता है, एक बयान देता है, which cuts at the heart of the right to association and collective bargaining। जो हमारी जितनी भी पुरानी यूनियंस थी, they were based on what? They were based on right to association and collective bargaining। वो क्लास बेसिस पर बनी थी, उनमें बड़े फ्लॉस थे, लेकिन वो बनी क्लास बेसिस पे थी। वहां पर लोग इकट्ठे होते थे धर्म के नाम पे नहीं, जात के नाम पे नहीं, जुबान के नाम पे नहीं, प्रॉब्लम्स के नाम पे इकट्ठे होते थे, मिल के कशमकश करते थे, जो उनकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमारे देश में थी, और अपने अधिकार हासिल करने के लिए वो तंजीमें बनी थी। और जैसे ही हमारा ये खुला, हमारी जो इकोनॉमी खुली, तो उन यूनियंस को सिस्टमेटिकली डिकंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा विरोधी था। और उन यूनियन के साथ साथ एक 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 ट्रेंड क्रिएट किया गया, एक थॉट प्रोसेस क्रिएट किया गया कम्युनिस्टों के खिलाफ, क्योंकि बहुत सी यूनियंस वर कंट्रोल्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टीज। हालांकि राइट विंग के भी अपनी यूनियंस हैं। तो सवाल यह है कि इन द पोस्ट रेफरी एज, क्या ओलिगार्क्स, plutocrats will have a field day always, and there would be none to correct them, stop them, catch them by the collar and tell them you can't go on this line any further, otherwise you will face consequences। ये पोस्ट रेफरी एज है, और हम इस पोस्ट रेफरी एज में क्या गुहार लगाएं? यही कह सकते हैं ना कि हम अपनी जनता को जागरूक करें, हमारी रीडरशिप, हमारी व्यूअरशिप समझना शुरू कर दे कि उनके साथ झूठ कहां बोला जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है और किस कारण से बोला जा रहा है झूठ। क्या अखबार अपने लिए हैं या जनता जो उसको पढ़ती है उनके लिए है? अब लास्ट में, अब अंत में, इस चर्चा के अंत में एक सवाल मैं पूछूंगा जो मीडिया से कम उस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं। ये जो एप्स्टीन का मसला है और उसके साथ हरदीप पुरी वाले जो हरदीप पुरी का जो संबंध निकला है, जिसके बचाव में ये सब मीडिया कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्या ये राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार, मोदी जी की छवि
हरदीप पुरी की अपनी छवि इन सबको नुकसान पहुंचा पाएगा, या मीडिया इन सब लोगों को छवि का नुकसान होने से बचा लेगा? मैं कह रहा हूं ना कि मीडिया मेकओवर तो शुरू हो गया है, हाँ। विंडो ड्रेसिंग तो नहीं, शुरू नहीं, कर दी विंडो है। ड्रेसिंग तो हो रही है, ये तो बात वो सही तो है। एक, आप कह देखिए क्या देखिए, क्या इसका वो प्रभावी होगी? दुख की बात यह है कि कुछ एक हमारी बहनें जो हैं वो उसको इमेज मेकर देने की कोशिश कर रही हैं कि उसके, वो सिर्फ ऐसा ही यही काम नहीं करता था, उसके और भी काम कर थे, और उनके चलते उसकी मुलाकातें नेतागण से होती थी, इंपॉर्टेंट लोगों से होती थी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और ये एक्सप्लेनेशन किसी भी मीडिया हाउस को नहीं देना चाहिए, खासकर उस कंट्री में, खासकर उस दुनिया में जहां पर मी टू मूवमेंट बड़े स्तर पे चला, और उसमें हर हमारे देश की माँ बहनों बेटियों ने सबने एक योगदान दिया उस रस्साकशी में। हम इतनी जल्दी क्यों भूल गए उसको? अगर जिस देश में सबसे सार्थक स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस देश में वोट इलेक्शन से पहले 10,000 रुपए अकाउंट में चले जाते हैं महिलाओं के, इन द नेम ऑफ एम्पावरिंग देम, दैट इज नॉट द ओनली वे टू एम्पावर अवर वुमेन। सही एम्पावरमेंट हमारी महिलाओं की, हमारी बेटियों की, हमारी माओ की, हमारी बहनों की कैसे होगी? जब वो मुद्दों पे पोजीशन ले लेंगी, और जब महिला किसी मुद्दे पे पोजीशन ले लेती है जो कि सार्थक है, ईमानदार पोजीशन है, तो विचारों की धारा बदल देती है वो। मैंने पंजाब में ये होते हुए देखा कि इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो विचारों की धारा बदली वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, वो मैंने अपनी आंखों से देखा। जब वहां पर माएं अपने बेटों को बताने लग गई, बहनें अपने बेटों से कुछ कहने लग गई कि जद्दोजहद करो, उस वक्त बदलाव आया। हम यहाँ पर वॉयलेंस को एडवोकेट नहीं कर रहे हैं, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जनता का जब मानस बनता है तो उसमें हमारी महिलाओं का एक प्रमुख योगदान होता है, होना चाहिए। और हमारी महिलाओं की एम्पावरमेंट सिर्फ मुफ्त गल्ला नहीं है, हमारी महिलाओं की एम्पावरमेंट ये डोल्स नहीं है, ये एक तरह से दान है, ये नहीं है। हमारी महिलाओं की एम्पावरमेंट ये है that they should have a level of consciousness to guide the children of their families in the right direction. जब वो बीड़ा उठा लेती हैं वो, तो वो घर के जो मर्द होते हैं उनकी जरूरत भी नहीं होती कि किसी आवारागर्दी के लिए इधर या उधर निकले। सच्चाई ये है, और मैं समझता हूं कि यहाँ पर महिलाओं की जो कॉन्शियसनेस है, उनकी जो सिक्स सेंस है, वेरी शार्प है, शार्पर देन योर सिक्स सेंस एंड माय सिक्स सेंस। उसके अनुसार उस वो जो एक बड़ा चेंज ला सकती है सोसाइटी में इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वो जो सिक्स सेंस है उसको भी धक्का पहुंच रहा है, जिस तरह का हमारा मीडिया कर्मी है और जिस तरह से मीडिया अपना आपको कॉन्टेक्ट कर रहा है। ये बड़ी इशू, बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है हमारी सोसाइटी के लिए। और ये बात जो बोली है राहुल गांधी ने, राहुल गांधी बहुत सी बातें सही बोलता है, अंदाज बयां उनका कभी कभी शायद शी इज ओपन टू करेक्टिव्स, पर बातें वो सही बोलता है, और नेता वही होता है जो कटु सत्य सही समय पे बोलता है। चंद्रशेखर जी बोलते थे, कहते कि नेता हम है कि जनता है, रास्ता हम दिखाएंगे, रास्ता हम दिखाएंगे, रास्ता सही क्या है गलत क्या है हम जानते हैं, और हम हितैषी हैं जनता के, और हमारा काम है टू पुट द पीपल ऑन द राइट पाथ। कोई आज का नेता ये बात नहीं कहता है। चंद्रशेखर जी ने बहुत सी गलतियां की हैं, नो डाउट अबाउट इट, और उसमें से एक गलती भी ये भी थी कि समटाइम्स he was less than sensitive to popular opinion. But to be sensitive to popular opinion always brings us to moments when you must take a position which goes against popular opinion.
टू इन द राइट डायरेक्शन। वो आजकल कोई कर नहीं रहा। इलेक्शन जीतना, विनेबिलिटी, हमारे टीवी पे समझाया जाता है कि भैया उसको इसलिए दे दिया, उस व्यक्ति को जो क्रिमिनल है। विनेबिलिटी इज द क्राइटेरियन, विनेबिलिटी इज नॉट द क्राइटेरियन, विनेबिलिटी शुड नॉट बी द क्राइटेरियन। हाउ इज दिस पर्सन गोइंग टू हेल्प द पीपल ऑफ द कंट्री, जो उसको इलेक्ट करेंगे, दैट शुड बी द क्राइटेरियन। सही बात, सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की। जितनी चर्चा करते हैं उसके मुकाबले मेरे ख्याल से हम लोगों ने ड्योढ़े समय चर्चा की, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मुद्दों को छुआ जो आमतौर पर राजनीतिक समीक्षा के दौरान में, राजनीतिक विश्लेषण के दौरान में हम लोग छूने की फिक्र नहीं करते। और जरूरी है इन बातों को छूना, क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन कैसे बनाई जा रही है इस देश में और उसके पीछे कौन कौन से इसको स्वार्थ काम कर मैन्युफैक्चर, रहे हैं। जी जी, public opinion is being manufactured through the मैन्युफैक्चर, हाँ, through the कैसे obedient गढ़ी जा रही है, media। पब्लिक ओपिनियन कैसे गढ़ी जा रही है हाँ, और वो हम लोगों के सार्वजनिक जीवन को वो पर कितना दूषित प्रभाव डाल रही है, इन सब बातों को हमने छुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। we had a long discussion because it is a subject which is troubling both of us, यस, बिल्कुल। Thank you.